नमस्कार दोस्तों, आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे और यह पोर्शन जो है वह एमएससी सेमेस्टर 1 में है हमारे जूलॉजी के सिलेबस में और बीएससी पार्ट ऑनर्स पार्ट 3 में भी है। आशा है कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे और मैं आपको समझाने में सहायता कर पाऊंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। सबसे पहली बात, सेमी कंजर्वेटिव मतलब डीएनए जो है, डीएनए हेलिक्स जो है, देयर आर टू डॉटर स्ट्रैंड्स देयर आर टू स्ट्रैंड्स इन द डीएनए एंड बोथ आर एंटी पैरेलल। ओके, सो one parent DNA strand can give rise to two daughter DNA strands। ठीक है, तो जब टू डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स हमें मिल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच ऑफ द डॉटर स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, हाफ ऑफ द सर्कल मीन्स इफ द सर्कल इज डिवाइडेड बाय इट्स डायमीटर, then you can divide the circle into two parts if you divide it by the diameter. So likewise here also DNA replication is conservative, means one strand is going to become the part of the new daughter molecule. So आप देख सकते हैं। हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एक और पॉइंट हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का इज डीएनए पॉलीमरेज। एंड डीएनए पॉलीमरेज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज: डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। बट इन यूकैरियोट्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस: 1 2 3 4 5। सो basic idea of the replication is same in prokaryotes and eukaryotes also, but the enzymes are different. There are more enzymes in eukaryotes. Okay, but and one more important thing that in eukaryotes the DNA molecule is linear. Okay, but in prokaryotes like in E. coli DNA is circular. So I will start explaining here with in the case of E. coli. And later at the end of this chapter I will explain some of the differences between prokaryotic replication and eukaryotic replication also. So सबसे पहले आते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ऊपर। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या है कि वह टेम्पलेट रिकॉग्नाइज करेगा। पहले टेम्पलेट जिसका रेप्लिकेशन करना है, यानी कि आप यहां देख सकते हैं ये टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट, ये पहले पैरेंट डीएनए मॉलिक्यूल था, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क ओपन हुआ, हम आगे डिटेल में, अभी इसके ऊपर आप कंफ्यूज मत होइए। ये टेम्पलेट है और ये जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है यहां पर डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज जब नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है तो पढ़ता किसको है? वो टेम्पलेट को पढ़ता है। टेम्पलेट मतलब जिसको वो रीड करेगा। ठीक है, जैसे स्टैंप है, मुहर है, मुहर के ऊपर जो बना हुआ है, उगा हुआ है, जो ग्रेविंग्स है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट। और उसके ऊपर हम इंक लगा के पेज के ऊपर ठप्पा लगाते हैं तो क्या होता है, उस टेम्पलेट पर जो इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज उसका मिरर इमेज हमारे पेपर पर आ जाता है। तो यह जो है डीएनए पेरेंट स्ट्रैंड का एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का वर्क करता है। तो इसका जो मिरर इमेज है, यानी अकॉर्डिंग टू द बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल, यानी अगर यहां पर A है तो यहां पर T आ जाएगा, यहां C है तो G आ जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल वो उसका टेम्पलेट रिकॉग्नाइज करके न्यू डॉटर स्ट्रैंड में वो डीएनए पॉलीमरेज बना देता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज इज इट पॉलीमराइजेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। Means DNA polymerase will always polymerize from 5 prime to 3 prime direction। ठीक है,
बट इट प्रूफ रीड्स, जो कि तीसरा प्रॉपर्टी है, बट इट प्रूफ रीड्स आफ्टर द पॉलीमराइजेशन हैज हैपेंड इन दैट सेगमेंट ऑफ द डीएनए, इट प्रूफ रीड्स from 3' to 5' direction. So it has an exonuclease activity also. I will come to that in later section. But first here you understand it that DNA polymerase polymerizes from 5' to 3' direction only, because it needs a 3' hydroxyl group to attach, to add a new nucleotide. It cannot add a new nucleotide at any other point, because only 3' hydroxyl group is available for this dehydroxylation reaction, if you go in detail in biochemistry. So 3' OH group is necessary for the polymerization. Okay, and the third important property of the DNA polymerase is it does 5' to 3' exonuclease activity. Suppose DNA यहाँ से यहाँ तक पॉलीमराइज कर दिया, यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क अभी और ओपन होना है, वो क्या करेगा कि जितना वो पॉलीमराइज किया है क्विकली इट विल रीड कि वेदर द पॉलीमराइजेशन हैज हैपेंड करेक्टली और नॉट, और इज इट अगेंस्ट द बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल। अगर सपोज कीजिए कि गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, ए था पेरेंट डीएनए में, डॉटर स्ट्रैंड में जी ऐड हो गया, इट इज अ मिसमैच। ठीक है, तो मिसमैच को डीएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है, यानी अपनी गलतियों को वो पहचान लेता है, और अपनी गलतियों को पहचानने के बाद वो अपनी गलतियों को खुद से सुधारता भी है। तो डीएनए पॉलीमरेज गलती करता है पॉलीमराइजेशन में, क्योंकि डीएनए आप देखेंगे कि सेल डिवीजन कितना क्विकली हो जाता है, कितनी जल्दी हो जाता है सेल डिवीजन, और पूरा बेस पेयर आप कैलकुलेट करेंगे कि ई कोलाई जीनोम में कितना है, मोर देन 10 to the power 6। सो 10 to the power 6 न्यूक्लियोटाइड को फिर से पॉलीमराइज करने के लिए सोचिए कितना कम फास्ट होगा ये प्रोसेस। तो इसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज गलतियां करता है, यानी ये गलती करता है लेकिन 1 लाख में 1, 10 to the power 5 इसका गलती का वो है, रेट है। और प्रूफ रीडिंग भी गलती करती है, यानी अगर 10 to the power 5 में अगर डीएनए पॉलीमरेज अगर 1 लाख में 1 न्यूक्लियोटाइड गलती कर दिया है डीएनए, तो लेकिन इस गलती को सेल कैन नॉट अफोर्ड इट दिस, ये गलती भी, ठीक है, तो इस गलती को भी डीएनए पॉलीमरेज सुधारता है अपने एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी के द्वारा, जो कि 3' to 5', 5' to 3' चेन इलोंगेशन हो रहा है, एंड 3' to 5' प्रूफ रीडिंग हो रहा है। चेन इलोंगेशन होकर यहां पर थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद वो 5' to 3', 3' to 5' वो एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी करेगा, यानी एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी मींस इट विल चेक द डीएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फॉर इट्स एरर्स। ठीक है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो सही ऐड कर दिया तो ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी मतलब वो लास्ट में से न्यूक्लियोटाइड कट करता है, बीच में जाकर नहीं, लास्ट में से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लिएज। और एंडोन्यूक्लिएज जो होता है वो बीच में से कट करेगा न्यूक्लियस को, न्यूक्लिक एसिड को, एक्सोन्यूक्लिएज एंड से। तो और एक्सोन्यूक्लिएज का जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है उसमें भी गलती की संभावना है, वो छूट जाए, उसका पहले डीएनए पॉलीमरेज जो मिस्टेक किया हो सकता है वो मिस्टेक भी एक्सोन्यूक्लिएज से छूट जाए। तो एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी का भी जो एरर रेट है वो 10 to the power 5 है। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से, डीएनए पॉलीमरेज और एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी के कॉम्बिनेशन से 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5 इज इक्वल टू 10 to the power 10, यानी 10 बिलियन न्यूक्लियोटाइड एडिशन के बाद अब एक गलती हो सकती है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ये तो डीएनए पॉलीमरेज की महानता है कि वो इतनी फास्ट करता है, उसके बाद भी 10 बिलियन न्यूक्लियोटाइड के बाद भी वो एक गलती करता है। अब ये काम कैसे करता है डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि इसको प्रॉब्लम होती है, एक डॉटर स्ट्रैंड, क्योंकि दोनों जो है स्ट्रैंड डीएनए का, हेलिक्स का, वो एंटी पैरेलल होता है इन डायरेक्शन, 5' to 3', 5' to 3'। ठीक है ना, यहां पर 3' है, यहां 5' है, यहां 5' है, यहां 3' है, यानी दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है। सबसे पहले एक रेप्लिकेशन हम स्टार्ट से शुरू करते हैं,
डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वह पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने में रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है। आप देखेंगे यहां रेप्लिकेशन बबल, ये ई कोलाई का जीनोम है जो कि सर्कुलर डीएनए है, और रेप्लिकेशन बबल वहां पर फॉर्म होता है। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन व्हिच रिकॉग्नाइजेज रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड द रेप्लिकेशन ओरिजिन इज एटी रिच। एटी रिच होने की वजह से देयर आर फ्यूअर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देयर, so it is easy for the cell or the proteins associated with the start of the initiation of the replication, it is easy for them to separate both the strands, because if the GC is present then there are three hydrogen bonds in GC base pair, so 80 rich, and this stretch of the DNA is about 245 base pair. So the specialized protein recognizes that origin of replication। और ई कोलाई में सिर्फ एक origin of replication होता है, एक। और हमारे केस में जैसे ह्यूमंस में, ठीक है, 1,00,000 हो सकते हैं origin of replication, ठीक है। सबसे पहली बात तो हर क्रोमोसोम पर अपना मिनिमम एक रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन तो होगा ही, और हर क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, वहां भी एक एक होना ही चाहिए। बट लॉजिकली बता रहे हैं क्योंकि लिनियर डीएनए और देयर आर मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स, हर क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहां पर सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल एंड इट इज सर्कुलर ऑल्सो, सो देयर इज ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड हियर। तो जैसे यहां पर रेप्लिकेशन ओरिजिन का आइडेंटिफिकेशन हुआ तो बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, देन both strands are separated, both of the DNA strands are separated by using enzyme, by the help of enzyme हेलिकेज। यहां पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर से ये ट्रायंगल है हेलिकेज का काम है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दोनों स्ट्रैंड के बीच में, ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना और स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना, बॉन्ड को ब्रेक करना, और उसके बाद दूसरा प्रोटीन्स है जो कि आके फिर स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करेगा। हम देखते हैं आगे उसको भी। तो सबसे पहले यहाँ डीएनए बबल का फॉर्मेशन हुआ। बबल जो है इट विल ग्रो इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से बबल फैलता जाता है, छोटा बबल, जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता गया, आगे बढ़ता गया, बबल फैलता गया, बड़ा होता गया, और ये रेप्लिकेशन होते होते एंड तक आके, यहां से भी एंड तक आते आते एक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल उस सर्कुलर डीएनए से, पैरेंट सर्कुलर डीएनए से, एक पैरेंट सर्कुलर डीएनए से 2 डॉटर डीएनए सर्कुलर डीएनए बन के दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि यह रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन हुआ। आप देखेंगे ये सर्कुलर डीएनए, एक रेप्लिकेशन फोर्क यहां पर है, फोर्क मतलब ऐसा फोर्क, कैंची देखे हो ना, ये फोर्क यहां पर है, दूसरा फोर्क यहां पर है, और तो जब ये 2 फोर्क है तो यहां 2 रेप्लिकेशन मशीनरी लगा होगा, एक रेप्लिकेशन मशीनरी यहां लगा हुआ है और एक रेप्लिकेशन मशीनरी यहां लगा हुआ है। साइट 1 एंड साइट 2 दोनों साइड पर रेप्लिकेशन जा रहा है और धीरे धीरे ये मीट कर जाता है, ठीक है। तो अब हर साइट पर डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क पर कहें अगर पर्टिकुलरली, एक स्ट्रैंड जो लीडिंग स्ट्रैंड है और लैगिंग स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड, अभी लीडिंग लैगिंग भूल जाओ, आप पहले ये समझो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कि एक स्ट्रैंड पर एक डीएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है, दूसरे स्ट्रैंड पर दूसरा पॉलीमरेज 3 डीएनए पॉलीमरेज 3, तो दोनों स्ट्रैंड पर, ठीक है, पैरेंट के दोनों स्ट्रैंड पर, दोनों पैरेंट का स्ट्रैंड अभी सेपरेट हो गया तो वो टेम्पलेट है। तो एक पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां पर भी इंगेज्ड है, एक ही डीएनए पॉलीमरेज 3 दोनों स्ट्रैंड को नहीं कवर कर रहा है, ये बात आप लोग जान लीजिए। एक डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां लगा हुआ है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां लगा हुआ है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज 3, यानी टोटल जो है यहां पर देयर आर सेवरल डीएनए पॉलीमरेज 3 दैट इज they are present over there, okay। So now coming to
तो अब क्या हुआ, ये तो बेसिक आपको ओवरव्यू दे दिए कि यहाँ हो रहा है। अब उसके डिटेल में जाते हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली वहाँ। सबसे पहले डीएनए जो है रेप्लिकेशन, यहाँ बताए बबल का फॉर्मेशन हुआ, बबल की वजह से रेप्लिकेशन फोर्क हुआ। अब इस रेप्लिकेशन फोर्क को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं डिटेल में, यहाँ हो क्या रहा है। अब आप देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि एक डीएनए पेरेंट का एक स्ट्रैंड यहाँ पर है, दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पर है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर टेम्पलेट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर टेम्पलेट है उसका डायरेक्शन, तो उसका जो डॉटर डीएनए नया जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम सिंथेसाइज होना चाहिए। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन करेगा। तो प्रॉब्लम यहीं पर आती है। दूसरे वाले स्ट्रैंड में जिसका टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, यानी ये वाला टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को दिक्कत नहीं होती। डीएनए पॉलीमरेज जो है यहां 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसाइज आराम से कर देगा, क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ही इसका के लिए बना है। एक बात मैं बताना आपको भूल गया था, शुरू में ही बता देनी चाहिए थे, लेकिन मैं अब यहाँ रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 3 प्राइम एंड पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप चाहिए, ताकि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड हो। फिर उस नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हुआ उसमें 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएगा और पॉलीमराइजेशन होता जाएगा। ठीक है, सवाल यह उठता है कि पहला न्यूक्लियोटाइड कहां से ऐड होगा आएगा। अभी तो नया डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनना शुरू हुआ है, तो पहला न्यूक्लियोटाइड तो है नहीं वहां पर, नया में पहला तो है नहीं। ठीक है ना, मुर्गी अंडा वाला बात हो गया, पहले मुर्गी आई पहले, कैसे वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां से आएगा, 3OH ग्रुप। तो उसके लिए एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं प्राइमेज। ठीक है, प्राइमेज क्या करता है, एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ, यहां पर शुरू में एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करता है, छोटा 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड का बस, जो कि डीएनए स्ट्रैंड के साथ हाइब्रिडाइज कर जाता है। हाइब्रिडाइज मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया फॉर टेम्पोरली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से डीएनए स्ट्रैंड के साथ वो हाइब्रिडाइज कर गया। वह जो है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है, फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जब 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नाउ अवेलेबल, डीएनए पॉलीमराइजेशन कैन हैपन क्विकली। डीएनए पॉलीमरेज नाउ विल identify this free hydroxyl group and it will add nucleotide subsequently and the chain will elongate. After that, ठीक है, पीछे पीछे हमारा कौन सा है एंजाइम, डीएनए प्राइमेज। ठीक है, डीएनए प्राइमेज ही एंजाइम जो है वो डीएनए प्राइमेज नहीं, डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए प्राइमेज तो ये रहा प्राइमेज एंजाइम जो कि आरएनए, ये तो लैगिंग स्ट्रैंड वाला है। इसमें भी यही होता है, इसमें पहले हम लीडिंग स्ट्रैंड बता देते हैं तो इसके बाद ये समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो है, यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक छोटा स्ट्रैंड बनाया, कौन, एंजाइम प्राइमेज यहाँ पर, और बनाने के बाद फिर यहाँ पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो गया। उसके बाद प्राइमेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज जो है 1, अब डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है, वो क्या करता है, वो दोनों जगह जो है, दोनों रेप्लिकेशन फोर्क के दोनों डॉटर डीएनए जो सिंथेसाइज्ड हो रहा है, दोनों पे वो पीछे पीछे चलता रहता है। वो आइडेंटिफाई करता है कहीं पर आरएनए तो नहीं है, आरएनए प्राइमर तो नहीं है। अगर आरएनए प्राइमर उसको जहां मिलता है उसको च्यू कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, और वहां पर डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है अपने पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी के द्वारा वहां पर डीएनए बना देता है। ठीक है, और डीएनए बनाने के बाद अब चूंकि वहां पर निक क्रिएट हो गया, कटा हुआ है, क्योंकि नया फिर से वहां बना है। आरएनए प्राइमेज तो उसको च्यू कर दिया जो आरएनए पोर्शन था,
अब च्यू करने के बाद नया डीएनए बना, तो यहाँ पर कटा हुआ है अभी दोनों डीएनए, और जो पहले से सिंथेसाइज डीएनए है स्ट्रैंड है उसको सील करने का काम लाइगेज करता है, डीएनए लाइगेज। आप देखेंगे डीएनए लाइगेज। तो यह तो आसान है, इसमें लीडिंग स्ट्रैंड में इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है और पीछे डॉटर मॉलिक्यूल छूटता जाता है। अब होता क्या है, सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम जैसा कि मैंने बताया वो आगे बढ़ने के क्रम में ये रेप्लिकेशन फोर्क बढ़ते जाता है, आगे आगे बढ़ने के क्रम में चूंकि डीएनए हेलिक्स आर इंटरट्विन्ड, डीएनए स्ट्रैंड्स आर इंटरट्विन्ड विथ ईच अदर। तो कोई भी रस्सी को आप सोचो कि घुरमुड़ियाया हुआ है इस तरह से, कोई भी प्लास्टिक का रस्सी देखते हो ना, दोनों तरफ हेलिकल स्ट्रक्चर, आप उसको जब ओपन करते हो तो ताकत लगानी पड़ती है, ताकत लगाते हो तो उसके बाद क्या होता है, नीचे पीछे का पोर्शन में टेंशन क्रिएट होता है। जितना आप ओपन करोगे उतना ताकत लगाना पड़ेगा और उतना एक पॉइंट पर आके आपका हाथ रुक जाएगा, क्योंकि पीछे बहुत टेंशन रिलीज हो गया। अगर आप उसमें से एक स्ट्रैंड को ब्रेक कर दो तो टेंशन रिलीज हो जाएगा और आप फिर फर्दर उसको अलग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर हेलिकेज जो है वह तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके इस दोनों स्ट्रैंड को अलग करता है। तो कुछ एंजाइम्स, दूसरे एंजाइम वो भी आते हैं यहाँ पर एक्शन में कि वापस में जिसको वो अलग किया है, अगर आप हाथ छोड़ दो, रस्सी जो खोल रहे हो उसको खींचो, अगर एक हाथ छोड़ दो ऐसे तो वापस में फिर से वो जो खोले हो आप रस्सी का पोर्शन वो फिर से लिपट के वो बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, ये ब्लू वाले छोटे छोटे ओवल शेप जो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंड को जब तक वो खुला हुआ है उसको पकड़ के रखता है ताकि वो फिर से इंटरट्विन्ड ना हो जाए, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। फिर है एक एंजाइम टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज जो है जहां तक वो रेप्लिकेशन फोर्क ओपन हुआ है उसके बाद वो आगे में जहां भी अभी डीएनए हेलिक्स जो है अभी दोनों स्ट्रैंड जो है बाउंड है उसको क्लैंप करके रखता है। एक तो पकड़ के रखा उसको, दूसरा वो एक निक क्रिएट कर देता है, यानी उसको कट कर देता है एक स्ट्रैंड को ताकि टेंशन रिलीज हो जाए और ये रेप्लिकेशन फोर्क जो है स्टेबल बना रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाला जो है सर्कुलर ये टोपो आइसोमरेज है। एक तो पकड़ के रखा कि फर्दर, क्योंकि आप रस्सी को खोलोगे तो आगे जो पोर्शन है उसमें टेंशन क्रिएट होगा, वो और ज्यादा इंटरट्विन्ड हो जाएगा, जिससे क्या होगा आगे के पोर्शन में। ठीक है ना, डीएनए हेलिक्स का एक फिक्स टर्म है कि इतने 360 डिग्री में ये इतना ही टर्न मारेगा। अब हम खोल देंगे तो 360 डिग्री में उसका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है खराब हो जाएगा। ठीक है, एंड डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज आवर जेनेटिक मटेरियल। If anything happens to DNA, then it affects your heredity. It will cause a mutation, cancer, many other things. So a proper take care should be applied over here. तो टोपो आइसोमरेज इसमें फंक्शन करता है, वो निक क्रिएट कर देता है ताकि वो स्टेबलाइज रहे, बाद में उसको सील भी कर देता है निक को काम हो जाने के बाद। तो ये तो आपने देखा कि कैसे डीएनए ओपन हुआ और लीडिंग स्ट्रैंड जो है सिंथेसाइज हो रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होने में कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये है, डीएनए पॉलीमरेज 3 ये आगे बढ़ते गया, जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोर्क खुलते गया आगे हेलिकेज एंजाइम, टोपो आइसोमरेज एंजाइम, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन सब भी आगे धीरे धीरे यहाँ से जब इनका पॉलीमराइजेशन हो गया तो यहाँ से छूट के आगे आगे बढ़ते गए और उनको स्टेबलाइज करते गए, रेप्लिकेशन फोर्क को आगे बढ़ाते गए। तो इस तरह से लीडिंग स्ट्रैंड हुआ। अब आते हैं दूसरी तरफ जहां पर प्रॉब्लम हो गई सेल को कि यहां पर टेम्पलेट जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो अब जो है और ये जो है पॉलीमराइजेशन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होता है। टेम्पलेट का भी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और पॉलीमराइजेशन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो ये कैसे होगा यहां पर? ठीक है, तो यहां पर क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज जो है वह फ्रैगमेंट्स में डीएनए सिंथेसाइज करता है।
यानी वो पॉलीमराइजेशन तो 5 प्राइम 3 प्राइम में ही करेगा। जैसे अब ये अभी खुला हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ डीएनए 5, ये डीएनए पॉलीमरेज 2 है। अभी इस पिक्चर में यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ हो गया, चलो यहाँ से ही समझते हैं। 5 ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ये क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पॉलीमराइजेशन करना शुरू किया 5 प्राइम। समझ लो कि यहाँ पर हो चुका है पॉलीमराइजेशन, ठीक है, यहाँ पर हो चुका है। इसको हम समझाएंगे बाद में कैसे आता है। यहाँ से सुनो, पहले यहाँ से यहाँ तक पॉलीमराइजेशन हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। जब ये एंड में टच हो गया, क्योंकि पहले पॉलीमराइजेशन हो चुका था, फिर ये डीएनए पॉलीमरेज जंप करके फिर आगे आ जाता है, जो कि आगे खुला हुआ पोर्शन है। फिर यहाँ से यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसाइज करेगा, फिर ये जंप करके आगे आ जाएगा जैसे जैसे एप्लीकेशन फोर्क खुलता जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम करेगा, फिर यहाँ से यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ से यहाँ करेगा। इसके लिए तो आसान है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम करेगा सिंथेसिस। चूंकि डीएनए स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है, तो अब टेम्पलेट ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो डॉक्टर स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तो उसको डीएनए पॉलीमरेज को उल्टा चलना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ करा, यानी आप समझो कि यहाँ से यहाँ पॉलीमराइज किया, फिर जंप करके यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ किया, फिर जंप करके यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ किया, फिर तो इस तरह से वो ऐसे करके फिर आगे बढ़ के, फिर ऐसे करके, फिर आगे बढ़ के, फिर ऐसे करके आगे चलते जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। तो अब इसको क्या करेगी कि इसमें, इसीलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं कि इसका सिंथेसिस थोड़ा स्लो हो जाता है। इस वजह से स्पीड जो है इसका कम हो जाता है, स्लो हो गया। तो अब देखिए इस स्ट्रैंड को, लीडिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए तो एक ही बार यहाँ पर आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ी, यानी प्राइमेज की, एंजाइम की, एक ही बार। तो एक बार मिल गया उसको फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम OH ग्रुप, वो चलता चला गया जब तक कि वो यहाँ पर सर्कुलर डीएनए में अपना मीट नहीं कर जाए, पूरा डीएनए सिंथेसाइज नहीं हो जाए, ठीक है ना, जब तक उसका पोर्शन मीट नहीं कर जाए। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में चूंकि अब यहां किया, फिर जंप करके यहां गया, फिर जंप करके यहां गया, तो हर बार एक नया नया फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। तो हर फ्रेगमेंट के लिए एक आरएनए प्राइमर चाहिए। फर्स्ट एडिशन 3 प्राइम OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हर फ्रेगमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसमें हर फ्रेगमेंट के, इसीलिए यहां पर प्राइमेज एंजाइम दिखा गया। हर न्यू फ्रेगमेंट के लिए सिंथेसाइज करने के लिए यहाँ पर पहले प्राइमेज आएगा, वो थोड़ा सा छोटा 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए प्राइमर बनाएगा, यानी वो 3 प्राइम OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रदान करेगा, जिसमें न्यूक्लियोटाइड एडिशन होगा डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। और वो फिर जब तक यहाँ मीट नहीं कर जाए, जब तक, चूंकि पहले जो सिंथेसाइज किया था यहाँ से शुरू किया था, अब यहाँ से ये करते करते यहाँ तक पहुँच गया, उसको मीट कर गया कि पीछे का स्टैंड हो चुका, फिर यहाँ से जंप करेगा, तब तक प्राइमेज बना के रखा उसका आरएनए प्राइमर। फिर वो यहाँ से यहाँ तक गया, टच कर गया, फिर जंप कर गया, आरएनए प्राइमर पहले से तैयार करके रखे हुए उसका आरएनए प्राइमर। इस तरह वो करते हैं, और पीछे उसके एक मशीनरी चलते रहती है डीएनए लाइगेज की, डीएनए पॉलीमरेज 1 की। डीएनए पॉलीमरेज क्या किया, जहां जहां उसको आरएनए मिलते गया, इसीलिए ये जो फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज होता है डीएनए, इस फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ओकाजाकी साइंटिस्ट का नाम है, जापानीज साइंटिस्ट, जिसके नाम पर, क्योंकि इसी ने डिस्कवरी की थी कि कैसे हो रहा होगा रेप्लिकेशन। जब डीएनए पॉलीमरेज का एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो उस स्ट्रैंड में पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो उस स्ट्रैंड में जिसमें टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो उसका डॉटर मॉलिक्यूल 3 प्राइम टू 5 प्राइम पॉलीमराइजेशन कैसे हो रहा है। इसी की डिस्कवरी ओकाजाकी ने की थी, और उन्हीं के सम्मान में इनका नाम, इस फ्रेगमेंट्स का नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स रख दिया गया। तो यह छोटा छोटा फ्रेगमेंट बनाता है, जंप करता है, फिर छोटा बनाता है, जंप करता है, आगे जाते रहता है। तो हर फ्रेगमेंट के लिए एक आरएनए प्राइमर है। तो पीछे पीछे ये मशीनरी चलती है डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जहां जहां आरएनए मिलता है उस आरएनए को हाइड्रोलाइज कर देता है और आरएनए को रिप्लेस कर देता है डीएनए से, ठीक है। डीएनए से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद अब डीएनए से रिप्लेस करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना हुआ है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो डीएनए वो दोनों स्ट्रैंड जो है वो स्टेबलाइज तो है, लेकिन एक स्ट्रैंड जो नया सिंथेसाइज हुआ है वहां पर कटा हुआ है, जहां पर आरएनए प्राइमर च्यू किया, कटा हुआ है, निक है क्रिएटेड,
उस निक को सील कर देता है डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम। पीछे पीछे ये चलते रहता है, आगे आगे आरएनए को हाइड्रोलाइज करते चलता है और पीछे पीछे ये डीएनए लाइगेज उसको सील करते जाता है। और उसके आगे भी चलता है डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का निर्माण करते जाता है। उसके आगे भी चलता है प्राइमेज जो कि आरएनए प्राइमर उसके लिए बनाते चलता है और उस पर डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐड करते जाता है डीएनए पॉलीमराइजेशन न्यूक्लियोटाइड्स को। और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती जाती है। लीडिंग स्ट्रैंड तो आराम से एक बार कर दिया, वो सटा के आगे बढ़ते चला गया, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड ऐसे ऐसे फ्रैगमेंट्स में इट्स लाइक ए फ्रॉग, जंप करते गया आगे बढ़ते गए, जंप करते गए आगे बढ़ते। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहां पर अब क्या आप समझे इस पूरे लेक्चर में, देख लेता हूं कहीं कुछ पॉइंट्स छूट तो ना गया हो, कोई पॉइंट इसमें रह नहीं गया है। टोपोआइसोमरेज बता ही दिया, तो डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स तो आपको मैं बता चुका हूं क्या क्या डिफरेंस होता है। यूकैरियोट्स यूजुअली हैव मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम each with multiple origins of replication. Humans can have 1 lakh origins of replication, ये भी मैं बता चुका हूँ। Most of the E. coli enzymes have counterparts in eukaryotic DNA replication, but a single enzyme in E. coli may be represented by multiple enzymes in eukaryotes. For instance, there are 5 DNA polymerases, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, so most eukaryotic chromosomes are linear। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सारे यूकैरियोट में जो क्रोमोसोम होता है वो लीनियर होता है। तो लीनियर होने की वजह से उसका लास्ट वाला पार्ट जो है, जितना बार सेल डिवीजन होगा थोड़ा सा उसका रेप्लिकेशन छूट जाता है। कहने का मतलब हुआ कि बिकॉज ऑफ द वे द लैगिंग स्ट्रैंड इज मेड, सम डीएनए इज लॉस्ट फ्रॉम द एंड्स ऑफ लीनियर क्रोमोसोम्स, that is the telomeres, in each round of replication। जैसे जैसे सेल डिवीजन होते जाता है उसका क्रोमोसोम का साइज फॉर ईच राउंड ऑफ सेल डिवीजन, क्रोमोसोम जो है एंड में से थोड़ा थोड़ा घटते चला जाता है। रिसर्चर्स ने इसका संबंध एजिंग से भी पाया, मतलब सेल जितना डिवाइड करेगा उतना एजिंग होगा। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम घटते चला गया, क्योंकि हर क्रोमोसोम के लास्ट में टेलोमियर होता है, एक प्रोटेक्टिव कैप समझ लीजिए एक तरह से, जिसकी लंबाई घटने पर क्रोमोसोम की रक्षा करनी है, एंड में से जिसकी लंबाई घटने पर वो क्रोमोसोम जो है ब्रेक करने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो इस तरह से एजिंग भी होता है। ठीक है, तो यह पोर्शन आज आपका मैंने डीएनए रेप्लिकेशन कवर किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट छूट गया तो उसको आप मेंशन, शायद कुछ भी नहीं छूटा, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, कोशिश किया, आप शायद समझ गए होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कवर करेंगे, उसके बाद डीएनए ट्रांसलेशन कवर करेंगे। और छात्रों, अगर कोई बात आपको इसमें समझने में रह गई हो तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद टाइम देख लूँगा, मैं लाइव आऊँगा, ऑनलाइन क्लास लेने, ऑनलाइन होने की कोशिश करूँगा, उसमें आप अपने प्रश्नों का मुझसे निवारण पा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे, बहुत पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।